एक तरफ जहां रूस में यूक्रेन पर हमले के विरोध में प्रदर्शन हुए, वहीं दूसरी ओर रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव तक जा पहुंचे हैं। क्यों रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पसंद नहीं आई यूक्रेन की आज़ादी, और आखिर कब से सुलग रही थी इस जंग की चिंगारी? ताज़ा अपडेट के साथ तमाम पहलुओं की चर्चा आज कवर स्टोरी में। यूक्रेन की राजधानी कीव अब रूस के सीधे निशाने पर है, और यही वजह है कि कीव में आम लोगों को हथियार दे दिए गए हैं। रात के वक्त तेज आवाज़ें सुनी जा सकती हैं, साथ ही शहर के चारों ओर से सुनाई देती रहती हैं सायरन की आवाज़ें। लड़ाई पूरे देश में चल रही है, लेकिन यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अब ये कीव की सीमा तक पहुंच गई है। इससे कई लोग हैरान भी हैं। पेंटागन ने चेतावनी दी है कि राजधानी कीव पर अगले कुछ ही दिनों में रूस का कब्जा हो सकता है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने और प्रतिबंधों की घोषणा की है। इस बार निशाने पर रूसी बैंक, एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और वीजा है। साथ ही कई संपत्तियों को फ्रीज कर रूस पर शिकंजा कसने की कोशिश है। देखिए बीबीसी के डिप्लोमैटिक संवाददाता पॉल एडम्स की ये रिपोर्ट। सुबह की पहली किरण से पहले एक और हमला। यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट मशीनें रूस की एक मिसाइल इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहीं। 2 में से एक को मार गिराया गया। लड़ाई कीव के नजदीक पहुंच गई है और अब 5 लाख लोग फ्रंट लाइन पर हैं। कोशेट्स के पास लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रूस का कहना है कि आम लोग उसके निशाने पर नहीं हैं, लेकिन जब आप एक शहर पर हमला करते हैं तो क्या होता है? कई लोगों के लिए बेसमेंट और बॉम्ब शेल्टर में गुजारी गई ये दूसरी रात थी। खुद को बचाने के लिए ये लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता था कि ये जगहें कहाँ हैं, लेकिन कभी इनकी जरूरत पड़ेगी उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस समय हम एक ऐसी बिल्डिंग में हैं जहां बॉम्ब शेल्टर है। हम यहां रुकने की कोशिश कर रहे हैं। यहां बहुत भीड़ है। लोग अपने बच्चों, कुत्ते बिल्लियों के साथ यहां पहुंचे हैं। हमें इस जिले में संभावित हमले की खबरें मिल रही हैं। और अब रूस बिल्कुल नजदीक है, एना के घर के पास। ये ओबोलोन है, शहर का उत्तरी इलाका। एक हथियार बंद वाहन ने एक गाड़ी को कुचल दिया। चश्मदीदों को विश्वास नहीं हो रहा कि वो क्या देख रहे हैं। हैरानी की बात है कि गाड़ी का ड्राइवर बच गया। उसे पास से गुजरते लोगों ने मलबे में से निकाला। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि शहर में अभी तक बसें चल रही हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर ये सड़कें लगभग खाली हो चुकी हैं। बाहर जाना बहुत खतरनाक है। यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि रूसी सैनिक शहर के भीतर मौजूद हो सकते हैं। मुमकिन है कि वो यूक्रेन की चोरी की गई गाड़ियों में छिपे हैं। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि रूस सरकार को बेदखल करना चाहता है। सायरन की आवाजें अब ज्यादा सुनाई देने लगी हैं। दूर हो रहे धमाकों की आवाजें भी। यूक्रेन के राष्ट्रपति अब लड़ाई में अकेले हैं। आज सुबह हम अपने देश की रक्षा में अकेले खड़े हैं, जैसे कल खड़े थे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें दूर से देख रही हैं। क्या कल के प्रतिबंधों से रूस पर कोई असर पड़ा? हम अपने आसमानों में देख रहे हैं और जमीन पर महसूस कर रहे हैं कि वो काफी नहीं थे। पूरब में रूसी सीमा के पास सुमी शहर में भयंकर लड़ाई चल रही है। रूस शायद अपनी उम्मीदों जितना आगे नहीं बढ़ पाया है। उसके भी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन कीव में एक रूसी एयरक्राफ्ट का मलबा मिला है। इस जंग में हालात यूक्रेन के खिलाफ हैं, लेकिन वो पूरी जान लगाकर लड़ रहे हैं। यूक्रेन में रूस के हमले की वजह से वहां से हजारों लोग भाग रहे हैं और अपने साथ ज़रूरत का सारा सामान, पैसे वगैरह ले जा रहे हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्दोवा और रोमानिया शरणार्थियों के विशाल हुजूम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। लैंड के बॉर्डर गार्ड्स का कहना है कि कल 29,000 लोगों ने यूक्रेन की सीमा पार की है और माना जा रहा है कि यूक्रेन के 11,000 लोग रोमानिया में दाखिल हुए हैं। चिंता इस बात की है कि यूरोप में शरणार्थी संकट खड़ा हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग दूसरे देश जाने के लिए अपना सामान उठा के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं।
रूस ने जोर देकर कहा है कि जब तक जरूरत होगी यूक्रेन में उसका मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी है कि कोई भी बाहरी दखल हुआ तो उसका फौरन ऐसा जवाब दिया जाएगा जो इतिहास में इससे पहले कभी महसूस नहीं किया गया होगा। लेकिन कई शहरों में इस युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मॉस्को से बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की ये रिपोर्ट देखिए। कुछ पल ऐसे होते हैं जो इतिहास बदल देते हैं। क्या ये पल भी ऐसा ही होगा? रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी जगत को चेतावनी दी। Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. К этой минуте известно, что средства противовоздушной обороны вооруженных сил रूस के सरकारी टीवी चैनल ने हमले का समर्थन करते हुए यहां तक दावा कर दिया कि यूक्रेन के सैनिक सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लेकिन रूस में आखिरी बचे स्वतंत्र अखबारों में से एक नोवाया गजेटा में कुछ और ही सोचा जा रहा है। यूक्रेन के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए अखबार ने शुक्रवार का एडिशन रशियन और यूक्रेनियन में निकालने का फैसला किया। इस अखबार के संपादक हैं दिमित्री मुरातोव, जिन्हें पिछले ही साल नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। उनका मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने ही देश को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। दुर्भाग्य की बात यह है कि मुझे बेहद कड़वे शब्द कहने पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि 24 फरवरी को रूस को उसके भविष्य से दूर कर दिया गया है। हमारे शांतिप्रिय रूसी लोगों को अब दुनिया की नफरत महसूस करनी होगी, क्योंकि हम यूरोप के मध्य में तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ी संख्या में लोग अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने नो टू वॉर के नारे लगाए। वो चाहते हैं कि उनकी आवाज को सुना जाए, लेकिन उन्हें खामोश कर दिया गया। लोगों को आप गिरफ्तार तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने पड़ोसी देश पर हमले के समर्थन के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये वो संघर्ष नहीं है जो रूस के लोग चाहते हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए आक्रामक शब्द का इस्तेमाल किया है और कहा है कि पुतिन और पूरा रूस पाबंदियों का असर देखेगा। Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies.